नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राहुल गांधी की माफी की मांग को लेकर आज लगातार 7वें दिन भी संसद ठप रही। गतिरोध सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठकें बुलाई गई, लेकिन गतिरोध नहीं सुलझा। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा संसद चलाने की है ही नहीं, इसीलिए सर्वदलीय बैठकों का कुछ पार्टियों ने बहिष्कार किया है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। लगातार 7वें दिन भी कामकाज न के बराबर हुआ। विपक्ष जेपीसी की मांग पर नारेबाजी कर रहा है, तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष के बार बार कहने पर कोई नहीं रुका। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। इधर विपक्ष के सांसदों ने अपनी मांग को लेकर विरोध का अलग तरीका अपनाया। संसद भवन की पहली मंजिल पर अपना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी जी का विदेशी धरती से भारत पर बार बार प्रहार करना, बदनाम करना और झूठ फैलाना, और उसके बाद माफी भी नहीं मांगना, चोरी ऊपर से सीना जो। उन्होंने कहा लोकतंत्र की सफाई हो रही है, कांग्रेस की सफाई हो रही है भारत के लोकतंत्र में। झूठ कहा कि बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हर विषय पर अवसर दिया, लेकिन बगैर तैयारी के आना, विषय पर नहीं बोलना, ये उनकी आदत बन गई। लोकसभा राज्यसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से सदन चलाने के लिए सहयोग मांगा। राज्यसभा के सभापति की बुलाई बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता ही नहीं पहुंचे। सदन न चलने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, डीएमके और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। उनकी मंशा कुछ और है। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर सदन को ना चलने देने की मंशा से आए हैं। सत्तापक्ष की आदत है ये ठीक ना विपक्ष पे फोड़ना। अगर मीटिंग से तुरंत निकलने के बाद हम भी बोल सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई थी। अगर इस तरीके की बात करें कि हमें मौका नहीं दिया जाते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी बाधित करते हैं, हमारी बात नहीं सुना जाते हैं, तो स्पीकर को अपमान की बराबर होती है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लगातार 7वें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई समय से पहले स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए बैठकें की, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन की बैठक में कई विपक्षी दल के नेता शामिल नहीं हुए। अब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो दल हैं, वो अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में ये गतिरोध जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। उधर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उनको नियम के तहत अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। चिट्ठी में राहुल ने यह भी लिखा है कि सरकार के मंत्रियों ने उनके ऊपर निराधार और गलत आरोप लगाए हैं। सदन में हंगामे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। टकराव का जो माहौल है, उससे संसद के बजट सत्र के धुल जाने के पूरे आसार हैं। लेकिन संसद की कार्यवाही का ऐसे टकराव में न चल पाना लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। संसद भवन से हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी राष्ट्रीय दल का दर्जा खो सकती है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि इस बारे में एनसीपी की समीक्षा की जाएगी। दरअसल किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब मिलता है जब कम से कम 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिले हों, या फिर 3 राज्यों में 2% सीटें मिली हों, या पिछली लोकसभा में कम से कम 4 सांसद हों। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के मायने होते हैं कि पार्टी देश भर में एक ही चुनाव चिन्ह के तहत चुनाव लड़ती है। पार्टी कार्यालय के लिए नई दिल्ली में जगह मिलती है और चुनाव प्रचार के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर मुफ्त समय भी मिलता है। पहले राष्ट्रीय दलों की समीक्षा हर 5 साल में की जाती थी, लेकिन 2016 में नियम बदलकर ये अवधि 10 साल कर दी गई है।
और बात पंजाब की, जहां से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अमृतपाल गाड़ी छोड़कर बाइक पर बैठकर भागता दिखाई दे रहा है। वो ब्रेजा से उतरता है और बाइक पर फरार हो जाता है। इससे पहले की भी फुटेज आई है जो जालंधर के एक टोल बूथ की है। शनिवार सुबह 11:27 पर अमृतपाल मारुति ब्रेजा की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है, जिसमें पंजाब पुलिस के अभियान के दौरान अमृतपाल सिंह अपनी मर्सिडीज कार से जालंधर के शाहकोट पहुंचा था और वहां अपनी गाड़ी छोड़कर ब्रेजा कार में सवार हुआ। उसके बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पुलिस ने ब्रेजा को बरामद कर लिया है और अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि 4 दिनों के बाद भी अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि वो अमृतपाल के बेहद करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस इसके लिए लगातार छापेमारी और शहर में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी कर रही है। पुलिस की दबिश के वजह से अब तक 120 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जालंधर में आज भी पंजाब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। और इंटरपोल ने भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस RCN हटा लिया है। यह CBI और ED के लिए बड़ा झटका है। इसका मतलब यह है कि $2 अरब के पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले में वांटेड हीरा कारोबारी चौकसी अब इंटरपोल के लिए वांटेड नहीं है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर्स की फेहरिस्त में मेहुल चौकसी का नाम हट गया है। अब दुनिया भर में चौकसी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि वो एंटीगा में ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक मेहुल चौकसी का 2021 में भारतीय एजेंसियों ने अपहरण किया था। फिर उसे डोमिनिका ले गए थे। वहां से भारत ले जाने की तैयारी थी। इस तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे बड़ी राहत दी है। हालांकि CBI का कहना है कि भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगा और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल के साथ रेड कॉर्नर नोटिस संबंधी संचार से पूरी तरह प्रभावित नहीं है। उधर विपक्ष ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ED और CBI का इस्तेमाल होता है, लेकिन चौकसी को इंटरपोल से रिहाई दिलवाई जाती है। मेहुल चौकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। कुछ ही लोग भाग रहे हैं, नौकरियां नहीं है। कुछ लोगों ने बस फंड जमा कर लिया है। LIC और स्टेट बैंक शून्य हो गई है। बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख है कि केंद्र में बैठी सरकार, जिसकी ED CBI रोजाना विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में तो अपनी सक्रियता दिखाती है, वो मेहुल चौकसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इंटरपोल को नहीं सौंप पाई। चौकसी के मसले को लेकर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। उधर CBI का कहना है कि पिछले 15 महीनों में वो 30 भगोड़ों को भारत वापस लाने में कामयाब हुई है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये फैसला तब आया है जब FATF भारत को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के तहत रिव्यू इस साल करने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आखिरकार ये तय हो गया कि दिल्ली का बजट अब 22 मार्च को आएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली विधानसभा में बजट इसलिए नहीं पेश हो पाया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली थी। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि इस अप्रत्याशित घटना का सच सामने आए। कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब। आपके पैर छू लिए उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए। आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पहले तो केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली का बजट रोका, फिर जब उनके सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने
वही बजट तुरंत मंजूर कर दिया जिसको पहले रोक लिया था। दरअसल दिल्ली सरकार को 21 मार्च को बजट पेश करना था, जिसके लिए उसने 10 मार्च को ही बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भिजवा दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ सवालों के साथ फाइल 17 मार्च को दिल्ली सरकार को भेजी। दिल्ली सरकार का दावा है कि बजट की फाइल 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजी गई, लेकिन मुख्य सचिव ने 20 मार्च की दोपहर तक सरकार को इसके बारे में सूचित नहीं किया। इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रोल की जांच विधानसभा की विशेषाधिकार समिति करेगी। मामला मीडिया में उछलते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चले। फिर बजट की फाइल बुलेट ट्रेन की स्पीड से मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूर होकर दिल्ली सरकार के पास आ गई। 2 करोड़ दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी, एक सीएम चुना काम करने के लिए। अगर हर चीज में इस तरीके से अगर वो तंग करना है उनको और अगर काम नहीं करने देना, तो अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से फिर कोई फायदा नहीं है। जब कैबिनेट ने बजट को अप्रूव करके एलजी को भेज दिया, जब सारी चीजें एज पर जो लीगल प्रोसीजर है उसके द्वारा हम चल रहे हैं, तो फिर किस बात का ऑब्जेक्शन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय का ऐतराज था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवंटन कम है, विज्ञापन पर ज्यादा, जिसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ रुपए है, जबकि विज्ञापन पर पिछली बार जितना 500 करोड़। दिल्ली का बजट अब 21 मार्च की बजाय 22 मार्च को पेश होगा, मंगलवार की बजाय बुधवार को पेश होगा। देखने में ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोपों और दावों से अलग भी इस बात की जांच वाकई में होनी चाहिए कि आखिर दिल्ली का बजट पेश होने में देरी हुई तो आखिर क्यों। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।